हमारी तरफ एक तूफान आना है और वो तूफान इतनी तेजी से आ रहा है, इस तूफान को हम देख नहीं सकते, ना ही हम इसका एहसास रखते हैं। इस तूफान का ये कहना है कि 2023 में हर तीसरा बंदा दिमाग की बीमारी से अफेक्टेड था या दिमाग के डिसऑर्डर से अफेक्टेड था। ये तूफान ये कहता है कि जिस लाइफस्टाइल की तरफ हम चल पड़े हैं, जो कि वेस्टर्न लाइफस्टाइल है, वहां पर अब प्रिडिक्शन की जा रही है कि 80 साल की उम्र हर दूसरा बंदा जिसकी डेथ होगी, ये डॉक्टर डैनियल आयमन जो कि बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट हैं, उनका कहना है वो दिमाग की बीमारियों से होगी, अल्जाइमर से होगी। दिमाग की बीमारियां हमारी तरफ आ रही हैं और इनका मुकाबला करने के लिए हमारी कोई तैयारी नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूं कि रिसेंटली एक बहुत बड़े एक्टर की डेथ हुई इंडिया में, और वो डेथ हुई एडिक्शन पर। लेकिन जब उन पर रिपोर्ट बनाई गई, उनको देखा गया, तो पता चला कि वो एडिक्शन उनको कहाँ से हो रही थी। एक मेडिसिन है जिसका नाम है SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। सेरोटोनिन एक हार्मोन है जो कि वैसे तो पेट में पैदा होता है, लेकिन ये हमारे दिमाग के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और हमारे मूड को अच्छा करने के लिए और एंजाइटी से बचने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारी बॉडी में सेरोटोनिन प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये दवाई उसे स्टिमुलेट करती है, यानी हमें बाहर से एक्सटर्नली सेरोटोनिन दिया जाता है। और आज की साइंस ये कहती है कि ये जो दवाई है, SSRIs जितनी भी दवाइयाँ हैं, वो 75% आपका डेमेंशिया का रिस्क बढ़ा देती। ये स्टडी मेटा स्टडी है। इसका मतलब ये है कि कई स्टडीज़ को लेकर इकट्ठा करके उनके रिजल्ट देखे गए हैं और उसके बाद ये स्टडी बताई गई है कि हमारे दिमाग को ये बीमारी बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट करती है। तो इस बीमारी का एक तो इस दवाई की एडिक्शन भी होती है, क्योंकि आप जब सेरोटोनिन ले रहे होते हैं आपका मूड अच्छा होता है, जैसे ही वो लेवल्स नीचे जाते हैं आपका मूड ठीक नहीं रहता, फिर आपको चिड़चिड़ापन हो जाता है, आप डिप्रेस होना शुरू हो जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, आप दोबारा इसको लेते हैं। और यही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा था कि एक एक्टर जिन्हें सुशांत सिंह कहा जाता है, जो इंडिया के एक्टर थे, उनकी जब डेथ हुई तो उसके बाद जब काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुई तो उस रिपोर्ट में भी लिखा गया कि वो SSRIs ले रहे थे। इस वक्त अमेरिका में जिस कौम को हम आइडियलाइज करते हैं, जिसके लाइफस्टाइल को हम आइडियलाइज करते हैं, उसमें 25% पॉपुलेशन साइकेट्रिक ड्रग्स पर लगी हुई है। 25% अमेरिकी सिर्फ दिमाग की बीमारियां को दूर करने के लिए, डिसऑर्डर्स को दूर करने के लिए या स्ट्रेस को दूर करने के लिए दवाइयां ले रहे हैं। और उसकी वजह उनका लाइफस्टाइल है जिसे हम हमारे बच्चे आइडियलाइज करते हैं। उनका खाना पीना है, उनका रहन सहन है, उनका स्क्रीन टाइम है, ये वो सारी चीज़ें हैं जिन्हें देखकर हमें लगता है कि ये तो बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जाऊंगा कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जो वो आगे देख रहे हैं कि उनकी जनरेशन में आने वाली हैं, क्या क्या तूफान आने वाले हैं अमेरिका में, और उनका अभी उनके पास कोई इलाज नहीं है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारे बच्चों को ख़त्म कर रहा है। और ये हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं, एजुकेशन सिस्टम तो हमने बाहर से लिया है, पाकिस्तान ने भी उसी तरीके से बनाया, लेकिन ये एजुकेशन सिस्टम दिमाग को सामने रखकर नहीं बनाया गया। इसलिए इस एजुकेशन सिस्टम में हमारे दिमाग, जैसे जैसे हम पढ़ाई में ऊपर जाते हैं, हमारा दिमाग अपनी तंदुरुस्ती में नीचे जाता है। और मुझे इस पे कोई शक नहीं है कि जो बच्चे अब बड़े हो रहे हैं उनको जवानी में दिमाग की वो बीमारियां होना शुरू हो जाएंगी, अल्लाह ना करे, जो कि हमारी जनरेशन को बुढ़ापे में होती थी। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को समझें, हम समझें कि हमारा बॉडी और हमारा दिमाग किस तरीके से तंदुरुस्त रहता है, और उसके गिर्द सारी चीज़ों को, अपने लाइफस्टाइल को, अपने एजुकेशन सिस्टम को, अपनी ईटिंग हैबिट्स को, हर चीज़ को उसके गिर्द डिज़ाइन करें। और यही चीज़ मैं आज टीचर्स को बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम बैठे होते हैं, और अभी रिसेंटली मुझे बताया गया कि जी O लेवल्स और A लेवल्स और कई और जो सिस्टम्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता स्क्रीन्स पर लेके जा रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं हर चीज़। तो हमारी जो स्क्रीन है जो हर वक्त हमारे सामने होती है, जब हम इसकी तरफ देख रहे होते हैं तो साइंस ये कहती है कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है, हमारी कोलेस्ट्रॉल की चेंजेस नज़र आती हैं, इसी तरीके से इंसुलिन सेंसिटिविटी हमारी बढ़ती है, और फिर साथ साथ
स्क्रीन जो है वो अब बहुत बड़ा एक सोर्स समझा जाता है कि कार्डियो मेटाबॉलिक रिस्क जो है, जो दिल के मसले हैं, उनके साथ इसे कनेक्ट किया जाता है। अगर आप डेली स्क्रीन टाइम रखते हैं, और मैं खुद रखता हूं, और इस स्टडी के बाद आज सुबह मैं बैठा यही सोच रहा था कि मैंने किस तरीके से अपना स्क्रीन टाइम, चाहे वो मैं रिसर्च के लिए यूज़ करता हूँ, इसे कम करना है, मैं इस पर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा था। तो डेनमार्क की ये स्टडी है, डेनमार्क की ही स्टडी थी जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी कि किस तरीके से वो बच्चे जिनके घर के गिर्द ग्रीन स्पेसेस होती हैं, और अब एक और स्टडी ने कहा कि वाटर स्पेसेस भी होती हैं, यानी जो समंदरी इलाकों में दरिया के किनारे में रहते हैं, या जंगलात में, या ऐसी जगह पे जहाँ पर ग्रीन पट्टियाँ होती हैं, गार्डन्स होते हैं, घर के बाहर लॉन है, उनमें 55% कम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं। ये डेनमार्क की स्टडी थी। तो डेनमार्क ने बताया कि अपने घर में हर जगह पर ग्रीनरी ज़रूर रखें दिमाग के लिए। लेकिन इसके साथ साथ डेनमार्क की ये स्टडी है जो कि ये बताती है कि उन्होंने इस वक्त जो स्क्रीन टाइम है उस पर जब रिसर्च की, तो उन्हें पता चला कि स्क्रीन टाइम 10 साल से लेकर 18 साल तक जितने बच्चे हैं उनके साथ, उनके स्क्रीन टाइम के साथ उनकी जो दिल की जो सेहत है वो कनेक्टेड है। उनके जो ब्लड प्रेशर, एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स और ग्लूकोज, इंसुलिन, ये सारी की सारी, और हर घंटा जो स्क्रीन टाइम बढ़ता है उससे उनकी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज होती हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने एक ऐसा सर्वे किया जो दिल दहला देने वाला है, और वो सर्वे ये बताता है कि इस वक्त अमेरिका में जब उन्होंने, अमेरिकन हार्ट एएचए ने, एसोसिएशन ने सर्वे किया, तो सिर्फ 29% ऐसे लोग थे, बच्चे थे 2 से 19 साल के बीच में, जो कि सही कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ रखते थे। 71% बच्चे जिनका जिस्म उनके उम्र के लिहाज से तंदुरुस्त नहीं था। तो 71% इसके मुताबिक लोग इस वक्त कार्डियो मेटाबॉलिक कंडीशन रखते हैं, बीमार हैं या बीमारी की तरफ जा रहे हैं। अमेरिका में ये वो मुल्क है जिसको हम आइडलाइज करते हैं, जिसके लाइफस्टाइल को हम आइडलाइज करते हैं। स्क्रीन में हमें ब्लू लाइट नज़र आती है, और यही स्टडी हमें बताती है कि जब ब्लू लाइट आपकी आंखों में रात को जाती है तो वो आपके इंटरनल जो क्लॉक है, सर्केडियन रिदम्स, उसको डिस्टर्ब कर देती है। आपके नींद के पैटर्न ख़त्म हो जाते हैं, आप दिन को सोते हैं और रात को जागते हैं। उसके साथ साथ जब स्कूलों में इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता और बच्चों को बेतहाशा होमवर्क दिया जाता है, बच्चों को बेतहाशा टेस्ट दिए जाते हैं जो कि उन्होंने आके लैपटॉप्स पे करने हैं, स्क्रीन्स पे करने हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके सर्केडियन रिदम्स डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। अब उनकी नींद 8 घंटे नहीं रहती, उनकी नींद आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है, और उनके जो कार्डियो मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता कमी का शिकार हो जाते हैं, उनकी बॉडी नीचे की तरफ हो जाती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस रिसर्च में ये भी बताया गया है कि जो स्क्रीन है वो हमारा रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट करती है, और रिवॉर्ड सिस्टम जब एक्टिवेट होता है, अब बच्चे का दिमाग बन रहा है, उसका वो हिस्सा बन रहा है जिससे स्क्रीन एक्टिवेट कर रही है, तो डोपामीन और ऑक्सीटोसिन ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, और इससे बच्चे को एडिक्शन हो जाती है, वो स्क्रीन की तरफ ज़्यादा चल पड़ता है। स्क्रीन साथ साथ हमारे दिमाग को श्रिंक करना भी शुरू कर देती है, और उसके साथ साथ स्क्रीन हमारे टाइमिंग को भी ख़त्म कर देती है। लोगों को रियल वर्ल्ड बोर लगना शुरू हो जाती है। इसलिए जब हम बेतहाशा होमवर्क देते हैं, जब हम बेतहाशा टेस्ट देते हैं, जब हम पढ़ाई बेतहाशा कराते हैं स्कूलों में, और बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की तरफ नहीं लेके जाते, हम बच्चों को रिलैक्सेशन की तरफ नहीं लेके जाते, तो इसका मतलब ये है कि हमारे टीचर्स को ये नहीं पता कि दिमाग कैसे काम करता है। हम मुस्तकबिल के मरीज़ बना लें, और ये मरीज़ जवानी के मरीज़ होंगे। ये मैं आज कह रहा हूँ, हम मुस्तकबिल, क्योंकि हमारी जनरेशन यंग जनरेशन है, हमारे बच्चे, हमारी 40 से 50% आबादी तो 24 साल से कम है। तो ये जितने बच्चे हैं जिनका दिमाग डेवलप हो रहे हैं, जब हम उनको कहते हैं कि ज़्यादा पढ़ो, जाओ होमवर्क करो, ये करो, वो करो, और प्रिंटिंग का हमने पैसा बचाना है और हमने पेपर्स पर काम नहीं करना, तो उससे ये होता है कि स्क्रीन का जिस तरीके से इजाफा होगा, ज़्यादा इस्तेमाल होगा, बच्चों के दिमाग की जो बीमारियां हैं वो ऑलरेडी अमेरिका में और दुनिया में इस वक्त 43% है। तो 43% 2021 से 2023 के बीच में थे, अब ये 50% से ऊपर हो गए होंगे। हमारे ये बच्चे जब बड़े होंगे तो बीमारी जो दिमाग की होती है उसका उस वक्त नहीं पता चलता, उसका बहुत सालों के बाद पता चलता है। तो बहुत सालों के बाद हमें पता चलेगा
कि स्क्रीन्स ने इनको तबाह कर दिया है, और एआई के आने की वजह से तो अब स्क्रीन हर तरफ चल पड़ी है। तो हमारे स्कूलों को ये सोचने की ज़रूरत है, मैं इस पर दुहाई देता हूँ, मैं इस पर बार बार बात कहता हूँ कि हमें अपने पूरे स्कूलिंग सिस्टम को सोचने की ज़रूरत है कि वो ब्रेन फ्रेंडली कैसे बन सकता है, और हम उसको बड़े आराम से क्लासरूम को भी ब्रेन फ्रेंडली बना सकते हैं, कैंटीन को भी बना सकते हैं, हम टीचिंग स्टाइल्स को भी ब्रेन फ्रेंडली बना सकते हैं, हम अपनी न्यूट्रिशन को भी ब्रेन फ्रेंडली बना सकते हैं, हम हर चीज़ को ब्रेन फ्रेंडली बना सकते हैं, ताकि जो बच्चे यहाँ से गुजरें, इस स्कूल से, इस एजुकेशन सिस्टम से गुजरें, वो कम से कम सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। उन मेरिट्स का, उन नंबरों का फ़ायदा ही क्या है जब बच्चा जवानी में बीमार हो जाए और उसको अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़े। तो इसलिए ये बहुत अहम चीज़ है जो अब बड़े मुल्कों में सोची जा रही है, लेकिन हमारे मुल्क में अभी इसका दूर दूर तक कोई इशारा नहीं है। स्क्रीन इसके साथ साथ आपको डीप वर्क से भी दूर लेके जाती है। डीप वर्क क्या होता है? मैं कार्ल न्यूपोर्ट की एक बुक है, उससे रेफरेंस लेता हूँ। ये प्रोफेसर है कंप्यूटर साइंस एट जॉर्जिया टाउन यूनिवर्सिटी में, और इनकी किताब है डीप वर्क। डीप वर्क ये है कि अब दुनिया में बहुत से ममालिक अपने ऑफिसेज, अपने ऑर्गेनाइजेशन को ये कह रहे हैं कि आप लोगों से सिर्फ 5 घंटे काम कराएं, आप उनको 8-8 घंटे ना काम कराएं, आप 5 दिन काम करवाएं और 5 घंटे काम करवाएं, 4 दिन काम करवाएं, 5 घंटे काम करवाएं। तो अब जो वर्किंग आवर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि दुनिया भी ये समझ चुकी है कि अगर हम डिस्ट्रैक्शंस के साथ काम करेंगे, अगर हम मोबाइल फ़ोन हाथ में लेकर, एक तरफ फ़ोन की घंटी बज रही है, एक तरफ मोबाइल फ़ोन है, एक तरफ हमने व्हाट्सएप खोला हुआ है कंप्यूटर पे, और मैं खुद भी ऐसे कई काम करता हूँ, और फिर मैं दिल में उसको बुरा भी जानता हूँ, ईमान का सबसे हल्का जो दर्जा है। तो हम जब भी काम करते हैं, हम डीप वर्क नहीं करते। सोशल मीडिया हमारे पास है, उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की टोन्स रखी होती हैं, तो जब भी कोई व्हाट्सएप पे आता है तो साथ ही एक ब्लिक होती है और हम उसे देखना शुरू कर देते हैं। कार्ल न्यूपोर्ट का कहना है कि अगर हमने डीप वर्क करना है तो हमें डिस्ट्रैक्शंस ख़त्म करनी होंगी, और साथ साथ उनका ये कहना है कि डीप वर्क कब मालूम भी होना चाहिए कि डीप वर्क क्या है। तो जब आप डीप वर्क की तरफ जाते हैं तो ये है कि आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं किसी फीचर की, किसी सॉफ्टवेयर में कोई फीचर डालना है, कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, कोई शटडाउन प्लान कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको मोबाइल्स को बंद करके और 5 घंटे, और उसमें आप अपने ब्रेक्स लें, लेकिन साथ-साथ आपको काफ़ी फ़ोकस के साथ काम करना है। और शैलो वर्क क्या होता है? वो काम जो कि हमारा टाइम ज़ाया करता है, वो ईमेल चेकिंग है, वो चैटिंग है, वो व्हाट्सएप पर मैसेजेस को अपडेट करना है, वो फ़ोन कॉल्स बार-बार सुनना है, वो छोटी-छोटी स्टेटस अपडेट मीटिंग्स हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं। इसमें कहीं भी मैं ये ज़िक्र नहीं कर रहा जो आप गपशप करते हैं, क्योंकि गपशप या रिलैक्सेशन बहुत अच्छी होती है काम के बीच में, ताकि आप रिलैक्स कर सकें और आपका दिमाग जो है, जो आपने पहले काम किया है उसको अब्ज़ॉर्ब कर सकें। जब भी आप फ़ोकस मोड से डिफ्यूज़ मोड की तरफ जाते हैं, फ़ोकस मोड होता है जब आप काम कर रहे होते हैं, और डिफ्यूज़ मोड होता है जब आप वॉक कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आप गपशप कर रहे हैं, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो स्टिल उस काम पर काम कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि अच्छा वो जो चीज़ थी उसे किस तरीके से हमने हैंडल करना है, इस प्लानिंग में हमने क्या चीज़ लेकर आनी है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो काम कर रहा है। फिर जब आप दोबारा फ़ोकस मोड में आते हैं तो बहुत सा काम ऑलरेडी आपका दिमाग कर चुका होता है और आपको इस चीज़ का एहसास भी होता है। एक ख़्याल ये भी है कि ये जो शैलो वर्क है इसको एआई के हवाले कर दिया जाए। एआई ईमेल का रिस्पॉन्स दे, एआई आपके बिहाफ़ पर आपको, आप ऐसे चैटबॉट्स बना दें जो आपके बिहाफ़ पर लोगों से इनपुट्स ले रहे हों, आपकी फ़ोन कॉल्स को जनरली बता रही हो, आप जवाब दे रही हो, स्टेटस जो है, मीटिंग्स जो हैं उनमें आपकी तरफ से इनपुट्स दे रही हैं, और ये बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी हमें ये दूर की चीज़ लगती है, लेकिन ये बहुत जल्दी हो जाएगा, और हम डीप वर्क के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। उससे एक तो हमारा थिंकिंग प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा, और दूसरा ये है कि हमारा दिमाग जो है वो जब भी हम नई चीज़ें लर्न करते हैं तो उसके साथ उसकी सेहत बढ़ती रहती है, और जब हम रूटीन्स में जाते हैं तो हमारे दिमाग बीमार होना शुरू हो जाते हैं। डीप वर्क अगर हम एआई के हवाले करेंगे तो शैलो वर्क हमें बीमार कर देगा, बीमारी आना शुरू हो जाएगी, हमें डिमेंशिया की तरफ ले जाएगा, हमें और डिसऑर्डर्स की तरफ हम चले जाएंगे। तो हमें अपने स्कूलों में इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अपने बच्चों से डीप वर्क करवाएं, स्क्रीन से उनको दूर रखें। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको दिमाग के बारे में बताई हैं। अभी न्यूट्रिशन की बात भी होगी, लेकिन स्क्रीन्स, अगर 71% अमेरिका की यंग आबादी जो कि 19 साल से छोटी है, वो इस वक्त किसी न किसी मेडिकल कंडीशन का शिकार है, तो ये एक लम्हे फ़िक्रिया है हमारे लिए, उन लोगों के लिए जो कि वेस्टर्न लाइफ़स्टाइल को बहुत ज़्यादा रखते हैं, सामने रखते हैं, और मेरे अपने बच्चे वेस्टर्न लाइफ़स्टाइल की मिसालें देते हैं।
तो उनको सोचने की ज़रूरत है और मेरे बच्चों को भी सोचने की ज़रूरत है कि क्या उस लाइफ़स्टाइल का जो इफ़ेक्ट है वो हमने पूरे तरीके से स्टडी किया है और क्या बात है और क्या चीज़ है जो उनको वापस उन चीज़ों की तरफ लेके आ रही है जो कि माजी में लोग करते थे। तो स्क्रीनों से ज़रूर अपने बच्चों को बचाएं और मैं पेरेंट्स से और टीचर से और स्टूडेंट से सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने होमवर्क्स को, अपने टेस्ट को और स्क्रीन टाइम को ज़रूर स्कूल में देखा जाए। टाइम टेबल्स इस तरीके के बनाए जाएँ कि बच्चे कम से कम स्क्रीन का इस्तेमाल करें ताकि हमें मुस्तकबिल में एक तंदुरुस्त जनरेशन मिले। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इससे इनको दूसरों तक पहुँचाते रहिए।